हेलो फ्रेंड्स, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं आशा करता हूँ बेहतर ही चल रही होगी। और बेहतर नहीं चल रही है, अगर आलसीपन आ रहा है शरीर में तो हटाएं उसे और पढ़ाई पर फोकस करें। कि अगर आपने सोच रखा है कि आपको इसी फील्ड में जाकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको पढ़ना होगा और इस पर बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना होगा। आप लापरवाही नहीं बरत सकते। अगर बरत रहे हैं तो प्लीज़ आप उठिए, जागिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो उचित कदम हो उसे उठाइए। ठीक है? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कारगर रखोगे और अपने मंजिल को प्राप्त करोगे। तो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं पॉलिटी की। पॉलिटी की विषय सूची यहाँ मैंने दे रखी है। कोशिश ये रहेगी कि जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका पूरा कंप्लीट कोर्स आपको शॉर्ट में करा दिया जाए, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट में पता चल जाएं। इससे आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा होने वाला है। तो हम पहले देख लिया, आपने ये विषय सूची दी हुई है। हम पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, भारत के संवैधानिक विकास का संक्षिप्त इतिहास। मतलब भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ या संविधान जो बना उसका इतिहास क्या रहा। तो ये लाइन दे रखा है कि 1949 में स्वीकृत भारतीय संविधान काफ़ी हद तक 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा प्रभावित था। ये आप सभी जानते होंगे कि 1935 में हमारा भारत का संविधान बना था। बट वो संविधान जो है पूरी तरह से भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशों ने बनाया था। तो फिर भी उससे हमने जो है कुछ चीज़ें ली हैं। जब हमने अपना संविधान बनाया तो 1935 का जो संविधान हमारे लिए बनाया गया था उससे हमने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें उठाई हैं और फिर जो है हमने जो अपना नया संविधान बनाया उसको वहाँ विस्तार दिया। तो वही ये कह रहा है कि जिसे ब्रिटिश संसद द्वारा पूर्व में पारित किया गया था, मतलब इसे सर्वथा नवीन नहीं कहा जा सकता। मतलब अभी जो नया आपका संविधान है, जो 47 की स्वतंत्रता के बाद जो बना, उसे हम पूर्णतः नया नहीं कह सकते। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में पूछ दे कथन कारण में कि पूर्णतः नया है या जो भी चीज़ें हैं। तो भारतीय संविधान को ठीक से समझने और उसकी महत्ता को पहचानने के लिए आवश्यक है कि हम ब्रिटिश शासन के दौरान हुए संवैधानिक विकास पर विहंगम दृष्टि डालें। संवैधानिक विकास के कुछ महत्वपूर्ण पक्ष निम्नानुसार हैं। मतलब जो भी चीज़ें हुई हमारे संविधान बनने में, क्या क्या घटनाएं घटित हुई, उन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश सत्ता की आधारशिला सन 1600 ईस्वी में रखी गई, जब ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इंग्लैंड में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर द्वारा भारतवर्ष के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। आप सभी जानते होंगे कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो उनका उद्देश्य था व्यापार करना। लेकिन जब उनको यहाँ लगा कि व्यापार करने से लगा कि उनको बहुत सारे फायदे हो रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे अपना आधिपत्य जमा लिया। अब कैसे कैसे क्या क्या हुआ वो हम देखते हैं। प्रारंभ में यह कंपनी विशुद्ध रूप से एक व्यवसायिक संस्था थी, किंतु कालांतर में राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इसने क्षेत्रीय सत्ता हासिल कर ली। वही इसने अपना आधिपत्य हमारे भारत पे जमा लिया। पहला एक्ट आया जो महत्वपूर्ण एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, तो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। देखिए हुआ क्या कि 1600 में तो आ गए ब्रिटिशर्स और उसने जो है यहाँ से व्यापार करना शुरू कर दिया। लेकिन जब इनका व्यापार शुरू हुआ तो ठीक है, होता रहा, बीच में बहुत सारी गड़बड़ियाँ होने लगी। तो हुआ ये कि कुछ नियम बनाए जाए और नियम के तहत जो है व्यापार किए जाए। तो वही ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का, कि जो भी कंपनी जो है व्यापार कर रही है जिस तरीके से उसको सही तरीके से व्यवस्थित किया जाए। तो इसमें क्या बातें रहीं, देखो एग्जाम में यही जो 4-5 पॉइंट है ये पूछता है, इसको ध्यान में आपको रखना है। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। ठीक है, कंपनी का जो शासन पर, मैंने बोला ना कंपनी में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उसके शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। और दूसरा है, बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। जो बंगाल का गवर्नर था उसका तीनों जो प्रेसिडेंसी थी उसका गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। गवर्नर जनरल की सहायता के 4 सदस्यों की परिषद स्थापित की गई। 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी होंगी? मुंबई, मद्रास और बंगाल। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। थर्ड पॉइंट है। चौथा पॉइंट है कि प्रथम 4 पार्षद फ्रांसिस बारबेल, क्लेवरिंग एवं मानसान थे। ये भी पूछता है कि 4 पार्षद जो थे वो कौन कौन थे, तो फ्रांसिस बारबेल, क्लेवरिंग, मानसान थे। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये भी पूछ देता है कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसमें आपने देख लिया कि कंपनी का जो शासन था उसको सुदृढ़ करने के लिए ये सारी व्यवस्था की गई। आइए अगला देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या रहा? इस अधिनियम का उद्देश्य कंपनी पर ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण बढ़ाना था अतः बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ठीक है, अब कंपनी पर क्या करना पड़ा? ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट जो है ब्रिटिश क्राउन का जो उस पर नियंत्रण बढ़ाना था, इसलिए जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इसमें 6 सदस्य थे। पहले वाले में जो पार्षद बने थे उसमें 4 सदस्य थे, इसमें 6 सदस्य होते थे। इसके अंतर्गत 4 सदस्य ब्रिटिश काउंसिल से चुने जाते थे। फलतः कंपनी पर दोहरा नियंत्रण स्थापित हुआ। कंपनी पर क्या किया गया? दोहरा नियंत्रण कर दिया गया। ठीक है, इसके द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें जो सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल की काउंसिल की अवहेलना नहीं कर सकता था। गवर्नर जनरल को बंबई और मद्रास के सैनिक और प्रशासनिक गतिविधियों पर अधीक्षण का अधिकार दिया गया। इस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारी मामलों के लिए और कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए। ठीक है, तो दोहरा शासन आपको समझ में आ गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कर दिया गया जो कि व्यापारिक मामला देखता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर दिया गया जो कि राजनीतिक मामला देखता था। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि दोहरा जो शासन था वो क्या था? तो वही है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए अलग हो गया और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई थी। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये जितने भी एक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। अगला है 1793 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी ने के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था कर दिया गया था ना, 1784 में व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कर दिया गया था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए कर दिया गया था। तो इसमें क्या किया गया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।
अब देखिए हुआ क्या इसमें कि लंदन स्थित ऑफिसर्स का खर्च भारतीय एक्सचेकर पर लाद दिया गया। यह व्यवस्था 1919 ईस्वी तक चलती रही। ठीक है, गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल की अनुशंसा को रद्द करने का निर्णय दिया गया। गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल की अनुशंसा को, ठीक है, रद्द करने का निर्णय दिया गया। जो भी गवर्नर जनरल था उसको एक पावर दे दी गई। मद्रास और मुंबई के ऑफिस के संदर्भ में गवर्नर जनरल के अधिकारों को स्पष्ट कर दिया गया। ठीक है, मद्रास और मुंबई की जो प्रेसिडेंसी थी उसके ऑफिस के संदर्भ में जो गवर्नर जनरल के अधिकारों को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया था, मतलब उसके अधिकार को बढ़ा दिया गया। ऐसा प्रावधान लाया गया कि अगर बंगाल प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल उपस्थित नहीं रहता तो काउंसिल का कोई सदस्य उप गवर्नर के रूप में काम करेगा। ठीक है, अब जैसे गवर्नर जनरल उपस्थित नहीं रहेगा तो उप गवर्नर जनरल जो है उसकी जगह पे काम करेगा, ये भी प्रावधान लाया गया। अगर बंगाल का गवर्नर जनरल बंबई और मद्रास जाता है तो वहां के गवर्नर के अधिकार गवर्नर जनरल के समानांतर स्वयं ही सीमित हो जाएंगे। ठीक है, अगर बंगाल का गवर्नर जनरल बंबई और मद्रास जाएगा तो वहां के गवर्नर का अधिकार गवर्नर जनरल के समानांतर स्वयं ही सीमित हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इसमें इंपॉर्टेंस बंगाल के गवर्नर जनरल को दी गई। अगला 1813 का, ये भी इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है, चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, इस चार्टर एक्ट के अनुसार भारत में ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। अब इसमें क्या किया गया कि जो भारत में ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश कंपनी का चीन के साथ व्यापार एवं चाय एकाधिकार पूर्ववत बना रहा। ठीक है, केवल चाय ही रहा जिसका जो है एकाधिकार जो है कंपनी के पास था, अदरवाइज उसका जो है एकाधिकार छीन लिया गया था कंपनी से। कंपनी के शेयरदारों को क्षति ना हो इसलिए उन्हें 10.5% के लाभांश की गारंटी दी गई। भाई कंपनी से सारी चीजें छीन ली गई थी, केवल एक चाय बचा था जिसका व्यापार कर सकते थे। तो जो भी उसके दौरान मतलब कंपनी में जो भी लोग थे, जो भी व्यापार करते थे, उनको लॉस ना हो इसके लिए जो है लाभांश दिया गया। यह लाभांश भारतीय भू राजस्व से दिया जाना था। प्रशासन का कार्य कंपनी के अधीन रहने दिया गया। प्रशासन का कार्य जो कंपनी के अधीन ही रहने दिया गया। इस एक्ट में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपया वार्षिक दिया जाना निश्चित हुआ। ईसाई मिशनरी को लाइसेंस लेकर धर्म प्रचार करने की अनुमति मिली। इस एक्ट के व्यापारिक गतिविधियां तथा क्षेत्रीय राजस्व दोनों के खाते अलग अलग कर दिए गए। अब इसमें देखिए क्या हुआ कि व्यापारिक जो गतिविधियां थी और जो क्षेत्रीय राजस्व था दोनों का जो खाता था वो अलग कर दिया गया। ये था 1813 में जो मुख्य जो पॉइंट है वो ये है आपका, ब्रिटिश कंपनी के चीन के साथ व्यापार चाय का पूर्ववत बना रहा। ठीक है, और एक अधिकार इनका समाप्त कर दिया गया। तो ये जो है दो मुख्य पॉइंट हैं इस 1813 के एक्ट का, इसको आपको ध्यान में रखना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आइए आगे आते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट। भारत का शासन 20 वर्षों के लिए कंपनी के अधीन छोड़ दिया गया। ठीक है, भारत का प्रशासन 20 वर्षों के लिए कंपनी के अधीन छोड़ दिया गया। इस चार्टर के अनुसार कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर भी एक अधिकार समाप्त कर दिया। अब ये क्या हुआ, 1813 में तो सब कुछ ले लिया गया था लेकिन चाय पे छोड़ दिया गया था। 1833 के जो एक्ट था उसमें उससे चाय का व्यापार छीन लिया गया, मतलब वो पूरी तरह से मतलब कह दो कि उसके पास कुछ नहीं रहा। इस चार्टर के अनुसार ब्रिटिश नागरिक जमीन खरीद कर बागवानी कृषि कर सकते थे। जो ब्रिटिश नागरिक थे वो जमीन खरीद करके बागवानी कृषि कर सकते थे। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को पूर्णतः बंगाल के अधीन कर दिया गया। अब क्या हुआ कि बंगाल को और अधिक पावर दे दी गई, पूर्णतः बंगाल के अधीन कर दिया गया। बंबई और मद्रास दोनों प्रेसिडेंसी थी उनको। इस तरह एक प्रकार का प्रशासनिक एकीकरण हुआ। विधि निर्माण की शक्ति बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी से छीन ली गई, मतलब वो विधि निर्माण नहीं, कुछ भी किसी प्रकार का कानून नहीं बना सकते थे। अब विधि निर्माण की शक्ति गवर्नर जनरल उसकी परिषद में निहित कर दी गई। ठीक है, गवर्नर जनरल उसकी परिषद में निहित कर दी गई 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार। इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा कि जो है इसमें जो है चाय का जो व्यापार था वो भी जो है कंपनी से ले लिया गया, ये रह गया। ठीक है, और इसमें ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को पूर्णतः बंगाल के अधीन कर दिया गया। इस प्रकार एक प्रकार का प्रशासनिक एकीकरण हो गया। ठीक है, और विधि निर्माण की शक्ति बंबई प्रेसिडेंसी से छीन ली गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें याद रखना है आपको। आगे आते हैं। 1833 में ही क्या हुआ, यह भी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को बनाया गया। ठीक है, इस चार्टर के अनुसार काउंसिल को विधि निर्माण का अधिकार मिला था। ठीक है, फलतः काउंसिल के चौथे सदस्य के रूप में मैकाले की नियुक्ति हुई। एक विधि आयोग की स्थापना भी हुई। इसमें जो एक विधि आयोग की स्थापना भी हुई। इस चार्टर एक्ट में अनुच्छेद 87 भी शामिल था, जिसके अनुसार किसी भी भारतीय वर्ण जन्म नस्ल के आधार पर पद से वंचित नहीं किया जा सकता था। गवर्नर जनरल द्वारा पारित सभी कानून विनियमन के स्थान पर अध्यादेश कहलाने लगे। कंपनी को आदेश दिया गया कि वो अपना व्यापार शीघ्र से शीघ्र बंद कर दे। ठीक है, नहीं कंपनी से सब कुछ छीन लिया गया था, अब वो थोड़ा वो जो कर रहा था उसे आदेश दिया गया कि पूरी तरह से वो अपना व्यापार जो है बंद कर दे। शेयरधारकों की सुरक्षा के लिए 10.5% लाभांश की गारंटी तब तक के लिए दी गई जब तक क्राउन कंपनी का स्टॉक 200% मूल्य पर खरीद नहीं लेती। इस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार को निर्देश दिया गया कि वह दासों की दशा में सुधार करते हुए इस दास व्यवस्था का अंत करे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इस अधिनियम में भारत सरकार को निर्देश दिया गया कि वह दासों की दशा में, देखो पहले क्या होता था, दास होते थे मतलब जो बहुत ही लो क्वालिटी के लो कैटेगरी के लोग होते थे और एक दास होते थे, तो उनकी स्थिति को सुधारने के लिए ठीक है भारत सरकार को निर्देश दिया गया था इस अधिनियम के द्वारा, 1833 के अधिनियम के द्वारा। ये भी देखो इंपॉर्टेंट चीज है, कहते हुए दास व्यवस्था को अंत करने की बात कही गई। इस आधार पर लॉर्ड एलन वेरो के समय 1843 में दास व्यवस्था का अंत कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
लॉर्ड एलन के समय पूछ सकता है कि दास व्यवस्था का अंत किस सन में किया गया और किस जो है अंग्रेज ब्रिटिश शासक के समय में हुआ था। तो लॉर्ड एलन के उपस्थिति में 1843 में हुआ था दास व्यवस्था का अंत किस चार्टर के अकॉर्डिंग 1833 के। तो ठीक है, इसमें कुछ मुख्य पॉइंट मैंने बता दिया। पहले तो ये रहा था कि विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल हुए और इसमें जो है कंपनी से पूरा सब कुछ का समाप्त कर दिया गया, चाहे का अधिकार भी जो था वो भी छीन लिया गया। ठीक है, और ये जो मैंने लास्ट में नीचे बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। भारतीय प्रशासन कंपनी के अधीन ही रहने दिया गया। ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। जो भारतीय प्रशासन था कंपनी के अधीन ही रहने दिया गया, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से सिविल सर्वेंट की नियुक्ति का अधिकार छीन लिया गया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जो सिविल सर्वेंट की नियुक्ति करता था, उससे कुछ अधिकार ले लिया गया। सिविल सर्वेंट की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आधार बनाया गया। अब जो है एग्जाम होने लगे कि एग्जाम के थ्रू जो है सिविल सर्वेंट की नियुक्ति की जाएगी। डायरेक्टर की संख्या घटा दी गई, 24 से 18 कर दी गई। भारतीय विधियों की जांच के लिए ब्रिटेन में एक विधि आयोग की स्थापना की गई। पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल के गठन की घोषणा की गई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 12 निश्चित की गई। बंगाल के लिए एक उपराज्यपाल की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण के लिए काउंसिल में 6 सदस्य जोड़े जाने थे, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक अन्य न्यायाधीश और तथा 4 प्रांतों का एक एक प्रतिनिधि शामिल था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अधिकार दिया गया कि वह नए प्रेसिडेंसी का निर्माण कर सकता है तथा उसकी सीमा में परिवर्तन भी कर सकता है। अब देखो यहाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अधिकार जो है वो बढ़ा दिया गया। इसका क्या कहा गया, वो नए प्रेसिडेंसी का निर्माण कर सकता है और उसकी सीमा में परिवर्तन भी कर सकता है। नया प्रेसिडेंसी बना भी सकता है और उसकी जो बाउंड्री है उसको भी चेंज कर सकता है। तो उसके अधिकार को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अधिकार को बढ़ा दिया गया किसके एक्ट के अंतर्गत, 1853 के एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, इस एक्ट के आधार पर 1859 ईस्वी में पंजाब में एक लेफ्टिनेंट जनरल की व्यवस्था की गई। ठीक है, 1859 ईस्वी में पंजाब में एक लेफ्टिनेंट जनरल की व्यवस्था की गई। ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें। अब आते हैं 1858 का चार्टर एक्ट। इसके तहत कंपनी की विस्तारवादी नीति पर रोक लगा दी गई। 1858 का जो चार्टर एक्ट था, 1857 में क्या हुआ था, बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। अब इसके बाद क्या किया गया कि इसके तहत कंपनी की विस्तारवादी नीति पर रोक लगा दी गई। तो इसका मेन वो क्या रहा, विस्तारवादी नीति पर रोक लगी। 1857 का विद्रोह बहुत बड़ा विद्रोह था। भारत प्रशासन का अधिकार ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया। अब इससे क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन ने जो प्रशासन जो यहाँ के लोग चलाते थे, देखो थर्ड पार्टी चलाती थी, वहाँ से फिर यहाँ से फिर भारत के लोग मिलकर, मतलब ऐसे चलता था। तो अब क्या हुआ, जब 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई। विस्तारवादी नीति पर रोक लगा दी गई, अधिकार जो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया और भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय काउंसिल बनाई गई। इसमें 7 सदस्यों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा और 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जानी थी। 15 सदस्यों में से आधे को भारत में 10 वर्ष की सेवा का अनुभव हो। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अंत कर दिया गया। इस तरह दोहरे नियंत्रण की समाप्ति कर दी गई। 1856 का जो एक्ट था उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, दोहरा जो नियंत्रण था जो आपने पढ़ा था किसमें, 1784 वाले में, जिसमें बोर्ड ऑफ दो गठन किया गया था ना, उसको जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है एक व्यापारिक मामलों के लिए, एक राजनीतिक मामलों के लिए, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो अंत कर दिया गया। इस तरह दोहरे नियंत्रण की जो है इसमें समाप्ति कर दी किस एक्ट में, 1856 के एक्ट में। अब गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने क्योंकि क्राउन का वह सीधा प्रतिनिधि था। ये देखिए 1856 में ये हुआ, ये पूछ सकता है। अब गवर्नर जनरल जो है उसे 1858 का, अब गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाना क्योंकि क्राउन का वह सीधा प्रतिनिधि था। तो 1858 में देखिए कितनी बदलाव आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बाद से परिवर्तन होना लाजमी था। तो क्या क्या परिवर्तन हो गया कि सीधा जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चलेगी सत्ता। ठीक है, और जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अंत कर दिया गया और जो गवर्नर जनरल था उसे वायसराय बना दिया गया। प्रतियोगी परीक्षा पर पुनः बल दिया गया। प्रतिवर्ष भारत का लेखा तथा भारत संबंधी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाया गया। अब बढ़ते हैं 1861 का काउंसिल एक्ट। वायसराय को इस बात के लिए अधिकृत किया गया कि वह प्रशासनिक व्यवस्था हेतु विधि बनाए। ये कैनिंग ने विभागीय व्यवस्था की शुरुआत की। ये इंपॉर्टेंट है, किसने शुरुआत की विभागीय व्यवस्था की, कैनिंग ने। ठीक है, इस व्यवस्था के अनुसार वायसराय की परिषद के कार्यकारी सदस्य समन्वित रूप से किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत न करके व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, समन्वित रूप से किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत न करके व्यक्तिगत, मतलब अब व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रूप से उसको प्रस्तुत करेंगे। और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण में क्या हुआ इसमें कि मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को पुनः विधि निर्माण का अधिकार दे दिया गया। जो इनसे अधिकार छीन लिया गया था, इनको फिर से मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को पुनः विधि निर्माण का अधिकार दे दिया गया। विधि निर्माण के लिए परिषद में 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य जोड़े जाने थे, किंतु उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार न रहा। और वायसराय की परिषद में विधि विशेषज्ञ को 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इसमें भारतीयों को शामिल करने का वैधानिक प्रस्ताव नहीं किया गया, परंतु कुलीन भारतीयों की नियुक्ति हो सकती थी। इन सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। ये सारी चीजें थी 1861 के काउंसिल एक्ट में। 1892 का काउंसिल एक्ट। वायसराय की काउंसिल में 10 से 16 सदस्य जोड़े जाने थे, जिनमें 40% गैर सरकारी होने चाहिए थे। इस अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें पहली बार चुनाव का उल्लेख किया गया, किंतु चुनाव शब्द से परहेज किया गया। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहली बार चुनाव शब्द का उल्लेख कब किया गया था। तो 1892 के काउंसिल एक्ट में पहली बार चुनाव शब्द का उल्लेख किया गया, किंतु चुनाव शब्द से परहेज किया गया। ठीक है,
प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 8 से 20 कर दी गई। पहले 8 थी, फिर 8 से 20 कर दी गई। विधान परिषद की शक्तियों में विस्तार करके उन्हें अधिकार प्रदान किया गया कि अब वो वार्षिक बजट पर बहस भी कर सकते हैं। ठीक है, विधान परिषद की शक्तियों में विस्तार कर दिया गया। ये पूछता है कि पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार विधान परिषद को कब दिया गया, किस एक्ट के तहत? 1892 के काउंसिल एक्ट के तहत। विधान परिषद के सदस्य अनुपूरक प्रश्नों को छोड़कर जन साधारण से जुड़े प्रश्न पूछ सकते हैं। इनको थोड़ा सा अधिकार दे दिया कि जन साधारण से जुड़े जो है प्रश्न वो पूछ सकते थे। 1909 का मिल्लो मांटे सुधार, ये क्वेश्चन आता है कि मिल्लो मांटे सुधार कब हुआ था, तो 1909 में। इसका उद्देश्य क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना, पहला पॉइंट था। उदारवादियों का हाथ मजबूत करना, उग्रवादियों की ताकत को तोड़ना। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कोर्ट में पूछ सकता है। तो इसका उद्देश्य क्या था कि मुस्लिम अल्पसंख्यक जो थे उनको खुश करना था, और जो उदारवादी लोग थे उनके हाथ को मजबूत करना था, और उग्रवादियों की ताकत को तोड़ना था। तो मुख्य प्रावधान के बारे में जानते हैं कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। 1909 का हम एक पढ़ रहे हैं, जिसको मिल्लो मांटे सुधार कहते हैं। भारतीयों की भारतीय सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूर्वक प्रश्न पूछने, मत देने का अधिकार मिला। भी इंपॉर्टेंट हो गया, मत देने का अधिकार 1909 के एक्ट में दिया गया। ठीक है, भारतीयों की भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में नियुक्ति की गई। प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में वृद्धि की गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे रट लो क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, आगे आते हैं 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें क्या हुआ कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका के साथ प्रथम राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई, तो 1919 का एक्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत की गई। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा की सदस्यों की संख्या 145 थी। ये भी पूछ देता है कि सदस्यों की संख्या पहले कितनी थी, तो 60 थी, और इसमें जो है केंद्रीय विधानसभा की सदस्यों की 145 थी, जिसमें 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। ठीक है, उसका 5 साल होता था राज्य परिषद का, और केंद्रीय विधानसभा का 3% कार्यकाल होता था। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने की अधिकार निचले सदन को था। ठीक है, निचले सदन को बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दिया गया था। प्रांतों में 10 शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय में क्या थे कि वित्त, भूमिकर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियां, छापखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर इत्यादि थे। और हस्तांतरित में शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, आबकारी, उद्योग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ये सारी चीजें थी। तो आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था। जो आरक्षित विषय थे, भूमि से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड, वो कौन करता था? प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था। और हस्तांतरित विषय का प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के द्वारा किया जाता था। द्वैत शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1935 का जब एक्ट आया तब इसको समाप्त कर दिया। तो पूछता है शुरू कब हुआ था और समाप्त कब किया गया। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया था। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। अब आते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, जो हमने शुरू में ही बोला था कि यही वो अधिनियम है। यहीं से जो है कुछ हमने अपने जो हमारा संविधान बना था उसमें हमने कुछ पार्ट लिया था। इस अधिनियम में संघीय व्यवस्था की अनुशंसा की गई, परंतु संघ के निर्माण के लिए कम से कम आधे देशी रियासतों की स्वीकृति आवश्यक थी, अर्थात देशी राज्यों की आधी जनसंख्या को प्रतिनिधित्व दिया जाना था। यह संघ ब्रिटिश भारत में प्रांतों, देशी रियासतों और कमिश्नर की प्रशासनिक क्षेत्रों को मिलाकर बनाया जाता था। केंद्रीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में भी देशी राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया जाना था। संघ के इस प्रस्ताव का क्रियान्वयन नहीं हो सका क्योंकि आधे देशी राज्यों की स्वीकृति नहीं मिली। संघ में द्वैत शासन प्रणाली को अपनाया गया क्योंकि वायसराय को कुछ आरक्षित विषय दिए गए और इन विषयों पर स्वविवेक अधिकार दिया गया। वायसराय अब सीधा क्राउन का प्रतिनिधि माना जाने लगा। ठीक है, अब वायसराय सीधा क्राउन का मतलब ब्रिटिश से सीधा डायरेक्ट बात होती थी इनकी। वित्तीय शक्तियां अब ब्रिटेन से भारत स्थानांतरित कर दी गई। जो वित्तीय शक्तियां थी अब ब्रिटेन से भारत स्थानांतरित कर दी गई। इससे पहले शक्ति भारत सचिव के पास थी। इसे एक प्रगतिशील कदम माना जा सकता है। प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया एवं प्रांतीय स्वायत्ता को अपनाया गया। 11 प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, जिनमें से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान था। मतदाताओं की संख्या में वृद्धि की गई, इसको 65 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया। फिर भी वयस्क मताधिकार की व्यवस्था नहीं की गई। दोनों सदनों में 30 से 40% सीटें देशी रियासतों को बिना निर्वाचन की शर्त की दी जानी थी। व्यवहार में गवर्नर की शक्ति अब भी बनी रही एवं कुछ बातों में वह स्वविवेक का उपयोग करता रहा।
इस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई, किंतु अंतिम सर्वोच्च न्यायालय प्रीवी काउंसिल ही बनी थी। अप्रैल 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। ये भी देख लीजिए, ये पूछता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ बनाने की योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सका एवं केंद्रीय सरकार 1919 एक्ट की धाराओं के अनुसार ही चलती रही। विवादास्पद पहलू धारा 93, इसके अनुसार गवर्नर विशेष परिस्थितियों में प्रांतीय प्रशासन को अपने नियंत्रण में ले सकता था। ठीक है ना, विशेष परिस्थितियों में प्रांतीय प्रशासन को अपने नियंत्रण में ले सकता था, विवादित था। इस शक्ति का प्रयोग कर 1939 में विभिन्न प्रांतों में गवर्नर ने शासन कार्य अपने हाथों में ले लिया। इस अधिनियम की विशेषता यह थी कि इसमें सांप्रदायिक तथा अन्य वर्गों को पृथक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था। इस अधिनियम के मतदाता मंडल सांप्रदायिक निर्णय तथा पूना पैक्ट के अनुसार तय किए गए थे। इस प्रकार साधारण यूरोपीय, एंग्लो इंडियन, भारतीय, ईसाई, सिख जैसे भिन्न भिन्न मतदाता मंडल बनाए गए, जहां इन अल्पसंख्यकों के लिए स्थान नहीं थे अथवा वे पृथक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं थे, उन्हें साधारण निर्वाचन क्षेत्र में मत देने का अधिकार था। साधारण स्थानों में से ही कुछ स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थे। इस अधिनियम का एक और विवादास्पद जो पहलू था वो था कि सम्राट और भारतीय रियासतों में के संबंधों का क्राउन रिप्रेजेंटेटिव हस्तांतरण। यह प्रतिनिधित्व व्यवहार में स्वयं वायसराय होता था, परंतु वह उत्तरदायी मंत्रियों से नहीं बल्कि शुद्ध रूप से सरकारी राजनीतिक विभाग था और स्थानीय रेजिडेंटों तथा राजनीतिक अभिकर्ताओं के माध्यम से कार्य करता था। इस अधिनियम में 14 खंड तथा 10 अनुसूचियां थी तथा कुल मिलाकर 451 धाराएं थी। ये भी क्वेश्चन पूछता है। अधिनियम में दूसरे खंड को छोड़कर अन्य सभी प्रावधान अप्रैल 1937 से लागू हुए। दूसरा खंड भारतीय संघ से संबंधित था। इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार प्रांतों को स्वतंत्र संवैधानिक तथा कानूनी रूप प्राप्त हुआ। अब प्रांत विदेशों से भी स्वतंत्र रूप से ऋण अपने लिए प्राप्त कर सकते थे। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पूर्ण प्रांत का दर्जा दिया गया। ठीक है, बंगाल, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत तथा बिहार में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान लाया गया। इस अधिनियम का 9वां भाग न्यायपालिका से संबंधित था तो 8वां भाग एक संघीय रेलवे प्राधिकरण से संबंधित था। राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिनियम की आलोचना की तथा कई प्रस्ताव पारित किए और घोषणा की कि इस अधिनियम के साथ किसी प्रकार का सहयोग करना स्वतंत्रता संग्राम के साथ विश्वासघात होगा। इसके बावजूद इस अधिनियम के तहत कांग्रेस ने प्रांतीय चुनाव में भाग लिया। नेहरू ने इस अधिनियम की तुलना एक ऐसे ऑटोमोबाइल से की जिसमें ब्रेक तो अनेक हो परंतु एक्सीलेटर नहीं हो। ये भी पूछता है कि ये शब्द मतलब ये जो वाक्य बोला था किसने बोला था? नेहरू ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिनियम को मूलतः सड़ा हुआ बताया। तत्कालीन संसदीय समिति के अध्यक्ष लील लिथिगो ने कहा कि अधिनियम को जानबूझकर ऐसा इसलिए बनाया गया है कि उनकी दृष्टि में भारत में ब्रिटिश प्रभाव को बनाए रखने का यही एकमात्र उपाय था। ये लील लिथिगो ने बोला था। कांग्रेस ने 1936 ईस्वी के प्रारंभ में लखनऊ में तथा दिसंबर के फैजपुर अधिवेशन में चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया था। सत्ता में भागीदारी के सवाल पर चुनाव के बाद विचार करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद होता है माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। माउंटबेटन ने देखो अब जो है हम लास्ट पहुंच गए हैं कि हमारा जो है संविधान जो है कैसे मतलब मेन पड़ाव था कैसे वो बनना शुरू हुआ। ठीक है, माउंटबेटन ने विभाजन की योजना तैयार की और ब्रिटेन में विरोध दलों के नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद 3 जून 1947 को एक नया नीति विषयक बयान जारी किया जिसमें माउंटबेटन योजना को स्पष्ट रूप से समझाया गया था। इस बयान में सम्मिलित योजना के अंतर्गत देश के विभाजन की अनिवार्यता को स्वीकार किया गया था। इस बयान के अनुसार वर्तमान संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान को अनिच्छुक क्षेत्रों पर थोपा नहीं जा सकता था। मतलब जो भी संविधान बना उसमें यह कहा गया कि अगर किसी जगह की इच्छा नहीं है, किसी राज्य की, किसी रियासत की, तो आप उस पर जबरदस्ती नहीं थोप सकते थे। ये सभी चीज़ें थी इसमें। अतः ऐसे क्षेत्रों की इच्छाओं का पता लगाने के लिए कि क्या वे पृथक संविधान सभा चाहते हैं, एक प्रक्रिया निर्धारित की गई। मतलब कुछ ऐसे भी क्षेत्र, कुछ ऐसी भी रियासतें जो अलग से अपना संविधान चाहती हों तो उसके लिए भी खोजबीन की गई। इन समूची योजना का वास्तविक परिणाम तथा प्रभाव यही होना था कि भारत का विभाजन भारत तथा पाकिस्तान के रूप में कर दिया गया। अब उसमें क्या हुआ, पाकिस्तान ने वही मांग की कि उनका जो अलग संविधान होगा तो वही उनका बंटवारा कर दिया गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन की योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 पारित किया। इनमें 2 डोमिनियन की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख निर्धारित की गई। इसमें भारत का क्षेत्रीय विभाजन भारत तथा पाकिस्तान के रूप में करने तथा बंगाल और पंजाब में 2 प्रांत बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया। पाकिस्तान को मिलने वाले क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश भारत में सम्मिलित सभी प्रांत भारत में सम्मिलित माने गए। ठीक है, जो पाकिस्तान को मिलने वाले क्षेत्र को छोड़कर जितने भी थे वो ब्रिटिश भारत में सम्मिलित सभी प्रांत, और जो भी ब्रिटिश भारत में सम्मिलित थे वो सभी प्रांत भारत में सम्मिलित माने गए। पूर्वी बंगाल, पंजाब, सिंध और असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में सम्मिलित होना था लेकिन नहीं हुआ। भारत में महामहिम की सरकार के उत्तरदायित्व तथा भारतीय रियासतों पर महामहिम का अधिराजत्व 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो गया। भारतीय रियासतें इन दोनों में से किसी भी डोमिनियन में शामिल हो सकती थीं। जो भारतीय रियासतें थीं उनको या तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती थीं या तो भारत में शामिल हो सकती थी, उनको छूट थी। प्रत्येक या स्वतंत्र भी रह सकती थी। प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक पृथक गवर्नर जनरल होगा और उससे महामहिम द्वारा नियुक्त किया जाएगा जो डोमिनियन की सरकार के प्रयोजनों के लिए महामहिम का प्रतिनिधित्व करेगा। प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक पृथक विधानमंडल होगा जिसे विधियां बनाने का पूरा अधिकार होगा तथा ब्रिटिश संसद उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। डोमिनियन की सरकार के लिए अस्थायी उपबंध के द्वारा दोनों संविधान सभाओं को संसद का दर्जा तथा डोमिनियन विधानमंडल की पूर्ण शक्तियां प्रदान की गई। इसमें गवर्नर जनरल को अधिनियम के प्रभावी प्रवर्तन के लिए ऐसी व्यवस्था करने हेतु जो उसे आवश्यक तथा समीचीन प्रतीत हो और स्थायी आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया। पता इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सेवाओं तथा भारतीय सशस्त्र बल, ब्रिटिश स्थल सेना, नौसेना, वायुसेना और महामहिम पर महामहिम की सरकार का अधिकार क्षेत्र
अथवा अपराधिकार जारी रहने की शर्तें निर्दिष्ट की गई थी। भारत अधिनियम के अनुसार 14 से 15 अगस्त को भारत तथा पाकिस्तान की 2 डोमिनियन का गठन हो गया। अभी भारत संविधान की विशेषताएं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने ये जान लिया कि इसका संक्षिप्त इतिहास क्या रहा। हमने शुरू किया 1774 के एक्ट से, ठीक है, 1773 के एक्ट से शुरू किया और 1947 तक हमने पढ़ा। और इसमें हमने ये जाना कि हर एक्ट में क्या क्या व्यवस्था की गई और कैसे कैसे बदलाव आया, और इस प्रकार हमारे भारत का संविधान बना। तो ये था भारत के संविधान का इतिहास। अब हम आगे जो है पढ़ेंगे इसकी डिटेल, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब इससे हमें ये पता चल गया कि कैसे हमारा संविधान जो है बना, ठीक है, और इसकी विशेषता क्या रही। इसको तो हम आगे पढ़ेंगे, इसकी विशेषता के बारे में, बट इसके बनने के बीच क्या क्या अड़चने आई और कैसे कैसे ये बनाई, हमने पढ़ लिया। इतने सारे एक्ट पढ़ा, इन सभी एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप सभी से अनुरोध है कि आप जो है मन लगा के पढ़ाई करें और अपनी मंजिल को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर और लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और पढ़ने पे प्लीज़ आप लोग ध्यान दें और अपनी मंजिल को प्राप्त करें।